everyone, my name is Gaurav Ingotra and I welcome you all to अध्ययन यूपीएससी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और ये इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। तो पार्ट वन में हमने पढ़ा उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जो कि डील करते हैं इंडियन यूनियन और उसकी टेरिटरी के साथ, और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि इंडियन पार्लियामेंट किस तरह से इंडियन टेरिटरी को रीऑर्गेनाइज कर सकती है। तो आज के हमारे सेशन में हम पढ़ेंगे 1947 से लेके 2020 तक जो इंडियन टेरिटरी है उसको कितनी बार रीऑर्गेनाइज किया गया और किस तरह से जो हमारी प्रेजेंट डे स्टेट्स हैं या प्रेजेंट डे यूनियन टेरिटरीज हैं वो एग्जिस्टेंस में आई। तो अपना सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की या स्टेट पीएससी की, एसएससी की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें जनरल स्टडीज़ एक मेजर कंपोनेंट है, तो हमारा सेशन डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमारे चैनल के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं जनरल स्टडीज़ को लेकर तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो हम देखेंगे किस तरह से हमारी प्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्टेंस में आई। तो उसको जानने के लिए हम थोड़ी सी बैकग्राउंड देखेंगे। पार्टीशन से पहले जो इंडिया था जिसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते थे, तो उसमें आ जाएगा प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें भी जो टोटल टेरिटरीज थी, दो टाइप की टेरिटरीज थी। एक तो वो टेरिटरीज थी जिन पे डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, और दूसरी वो टेरिटरीज थी जिन पे प्रिंसेस और किंग्स का रूल था, जिनको हम कहते थे प्रिंसली स्टेट्स। तो जब इंडिया की पार्टीशन हुई, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के अकॉर्डिंगली जो ब्रिटिश इंडिया था उसको दो सेपरेट डोमिनियंस में डिवाइड कर दिया गया। एक था डोमिनियन ऑफ इंडिया और दूसरा था डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो आप इस मैप को अगर देखें तो जो पर्पल पोर्शन है दैट वाज डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान एंड ब्लूइश पोर्शन वाज डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बंगाल का जो ईस्टर्न पोर्शन था उसको भी पाकिस्तान का पार्ट बनाया गया, और 1947 के बाद से इसको कहा जाने लगा ईस्ट पाकिस्तान। हालांकि ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये 1971 के बाद एक सेपरेट नेशन बन गया जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो जब इंडिया की पार्टीशन हुई तो उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स को तीन ऑप्शंस दिए गए। उनके पास ऑप्शन थे, वो चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते थे, वो चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते थे, या अगर प्रिंसली स्टेट्स चाहें तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। तो इंडियन टेरिटरी के हिस्से में देयर वर 552 प्रिंसली स्टेट्स इन टोटल, जो कि इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में थे। तो इन 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 प्रिंसली स्टेट्स ने डिसाइड किया कि वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे, और जो रिमेनिंग 3 प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे और वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। और वो प्रिंसली स्टेट कौन सी थी? वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, वो जो 3 प्रिंसली स्टेट्स थी उनको भी इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। हैदराबाद को बाय पुलिस एक्शन, जूनागढ़ को बाय रेफरेंडम एंड जम्मू एंड कश्मीर को बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो हम यहाँ पे रेफरेंडम और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब समझेंगे। रेफरेंडम की अगर हम बात करें तो रेफरेंडम इज ए काइंड ऑफ यूनिवर्सल वोट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉपुलर ओपिनियन लिया जाता है किसी एक मैटर पे, वहाँ पे रहने वाले लोगों की राय पूछी जाती है। तो जूनागढ़ के केस में लोगों को पूछा गया दैट व्हाट वाज देयर चॉइस, और जो मेजॉरिटी वहाँ के लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया के साथ रहेंगे। तो उसके बाद से जूनागढ़ जो है वो इंडिया का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया। और जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज ए काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द देन रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक एग्रीमेंट था महाराजा हरि सिंह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट बन गया। 1950 में जो इंडियन स्टेट थी दे वर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज, एंड दोज वर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स। और अगर इन टोटल हम बात करें देयर वर 29 स्टेट्स इन टोटल इन 1950। और अगर आप देखो तो इनमें से कुछ ही स्टेट्स हैं जो प्रेजेंट डे स्टेट्स हैं, बाकी कुछ आजकल की सिटीज़ हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या था?
ये जो पार्ट ए स्टेट्स थी दे वर बेसिकली द गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो गवर्नर प्रोविंसेस थी वो पार्ट ए स्टेट्स बना दी गई, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स को पार्ट बी स्टेट्स बना दिया गया। और ये जो पार्ट सी स्टेट्स थी ये देवर बेसिकली द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो पार्ट सी स्टेट्स थी ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थी। और अगर आप देखें यहाँ पे जो पार्ट बी स्टेट है उसमें एक अकेली स्टेट थी, एंड दैट वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो था इंडियन टेरिटरी का इन द ईयर 1950। तो अब हम पढ़ेंगे धार कमीशन और जेवीपी कमेटी के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया और कैटेगराइज किया गया इनटू 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। तो जो उस टाइम के इंडियन सिटीजन्स थे दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद सच काइंड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, और जो उस टाइम की सबसे बड़ी डिमांड थी दैट वाज डिमांड फॉर द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के साथ हमारा क्या मतलब है, एक्चुअली पीपल वर डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर पीपल हु स्पीक सिमिलर लैंग्वेज। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो लोग डिमांड कर रहे थे कि पंजाबी स्पीकिंग के लिए अलग से स्टेट हो, मराठी स्पीकिंग के लिए अलग से स्टेट हो। मतलब वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि अगर गवर्नमेंट स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करे तो वो लैंग्वेज को ज़रूर कंसीडर करे और लैंग्वेज को एक क्राइटेरिया रखे फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। और इस तरह की जो डिमांड थी वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाइड थी साउथ इंडियन रीजन में। तो इसी चीज़ के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जून 1948 में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन की अपॉइंटमेंट की, एंड चेयरमैन ऑफ द कमीशन वाज एस.के. धर। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था धर कमीशन का वो ये था कि इस पॉइंट को रिव्यू करना कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैंग्वेज को एक क्राइटेरिया रखे फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स तो क्या वो इंडिया के लिए सूटेबल रहेगा या नहीं। तो अल्टीमेटली दिसंबर 1948 में धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई, और जो रिकमेंडेशंस हैं धर कमीशन की दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक्चुअली धर कमीशन ने लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट था उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने रिकमेंड किया कि आप जब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करें आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को कंसीडर करें, ना कि लैंग्वेज को कंसीडर करें। तो धर कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद लोगों का जो गुस्सा था वो और भी बढ़ गया, और जो डिमांड थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वो और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गई। तो इसका मतलब कि दिस वाज नॉट एंड, तो गवर्नमेंट को एक और कमेटी अपॉइंट करनी पड़ी फॉर द सेम कॉज, एंड द कमेटी वाज कॉल्ड जेवीपी कमेटी। तो जेवीपी कमेटी की अगर हम बात करें तो जेवीपी कमेटी डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम इट्स मेंबर्स। It is basically an abbreviation. J stands for Jawaharlal Nehru, V stands for Vallabh Bhai Patel and P stands for Pattabhi Sitaramaiya। तो ये 3 मेंबर्स थे जेवीपी कमेटी के, और इनका भी जो ऑब्जेक्टिव था वो सेम था एज दैट ऑफ धर कमीशन। और अप्रैल 1949 में जेवीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई, और अगर रिकमेंडेशन को अगर हम देखें तो रिकमेंडेशन भी सेम थी एज दैट ऑफ धर कमीशन। इट रिजेक्टेड द लैंग्वेज एज ए बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो देखिए फिर से एक बार जेवीपी कमेटी ने भी इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज को एक क्राइटेरिया रखा जाए फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो देखिए अभी मैंने आपके साथ पहले बात की कि जो प्रोटेस्ट था वो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा था लिंग्विस्टिक स्टेट्स को लेके। तो एक इंसिडेंस हो जाता है, एक कांग्रेस लीडर थे पोट्टी श्रीरामुलु। तो एक्चुअली ही वॉज ऑन ए हंगर स्ट्राइक फॉर दिस कॉज। तो 56 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ होने के बाद गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनता है, और अल्टीमेटली अक्टूबर 1953 को गवर्नमेंट को एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनानी पड़ती है। और वो लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी थी जो सबसे पहले बनी थी, दैट वाज आंध्रा। तो मद्रास को डिवाइड कर दिया गया इनटू 2 लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन था उसको आंध्रा स्टेट बना दिया गया, और जो तमिल स्पीकिंग रीजन था वो मद्रास बन गया। अब जब पहली लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिया में बन गई तो उसके बाद क्या था, उसके बाद इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में से लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड सामने आने लगी। तो इस कॉज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 1953 को एक 3 मेंबर्ड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की अपॉइंटमेंट की, एंड द कमीशन वाज कॉल्ड फजल अली कमीशन। और वो 3 मेंबर्स कौन थे, फजल अली वाज द चेयरमैन, and other 2 members were K.M. Panikkar and H.N. Kunjru।
सितंबर 1955 को फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई और सबसे पहले तो वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ रिकमेंड किया कमीशन ने कि अगर गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज कर रही है स्टेट को तो 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट को कंसिडरेशन में रखने पड़ेंगे। और वो 4 मेजर फैक्टर कौन से थे? सबसे पहले प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, देन linguistic and cultural homogeneity, financial, economic and administrative consideration, planning and promotion of the welfare of the people in each state as well as of the nation as a whole। तो देखिए, अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें तो फजल अली कमीशन ने जो कहा कि आप लिंग्विस्टिक बेसिस को कंसिडरेशन में रख सकते हैं, बट उसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडरेशन में रखने पड़ेंगे। और अगर ये सारे फैक्टर्स को आप कंसिडरेशन में रखते हो और उसके बाद आपको लगता है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलपमेंट के लिए काम करेगी उस रीजन के उन लोगों के, तो आप उस हिसाब से स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। उसके साथ कुछ और रिकमेंडेशंस थी फजल अली कमीशन की। तो सबसे पहले तो जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी उसको एबॉलिश कर दिया गया। तो जो रिकमेंडेशंस थी फजल अली कमीशन की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइनर मॉडिफिकेशन के साथ उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके रिजल्ट के तौर पे एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 लाया गया और साथ ही साथ सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 लाई गई। और जो पार्ट ए और पार्ट बी की जो स्टेट्स थी उनके बीच की जो डिस्टिंक्शन थी वो ख़त्म कर दी गई, और जो पार्ट सी की स्टेट्स थी उनको अबॉलिश कर दिया गया, या तो उनको मर्ज कर दिया गया नियर बाई स्टेट्स के साथ या तो उनको सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। तो इतनी मेजर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो नवंबर 1956 में हमारे पास रिजल्ट था उसके तौर पे हमारे पास 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये वो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी जो इंडिया में 1956 में बनी थी। अब हम बात करेंगे कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो कि 1956 के बाद क्रिएट की गई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र और गुजरात की। तो 1960 में बॉम्बे को बाइफरकेट किया गया इनटू 2 सेपरेट स्टेट, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये जो बाइफरकेशन थी बॉम्बे की, ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे की गई थी। तो जो मराठी स्पीकिंग एरिया था उसको महाराष्ट्र बना दिया गया और जो गुजराती स्पीकिंग एरिया था उसको गुजरात बना दिया गया। और दादरा एंड नागर हवेली की अगर हम बात करें तो दादरा एंड नागर हवेली एक पोर्तुगीज सेटलमेंट थी और इंडिया ने 1954 में ये एक्वायर की थी फ्रॉम पोर्तुगीज। और 1954 से लेकर 1961 तक जो दादरा एंड नागर हवेली की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एक एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा चलाई जाती थी जिसको वहाँ के रहने वाले लोगों ने खुद चूज़ किया था। तो 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961 द्वारा दादरा एंड नागर हवेली को इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। सिमिलरली पुदुचेरी वॉज अ फ्रेंच सेटलमेंट और इंडिया ने 1954 में पुदुचेरी को एक्वायर किया था और 1962 तक जो पुदुचेरी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाया जाता था एज एक्वायर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया। और 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पुदुचेरी को यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया का स्टेटस दे दिया गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे नागालैंड की। तो नागालैंड की क्रिएशन की गई थी इन द ईयर 1963। तो जो असम का एरिया है, असम के एरिया में से नागा हिल्स और त्यूसैंग एरिया को अलग करके नागालैंड की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और ये किया गया था नागा मूवमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हालांकि 1961 से लेकर 1963 तक जो नागालैंड की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो गवर्नर ऑफ असम के पास थी। अब इसके बाद 1966 में क्रिएशन की गई हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की। सबसे पहले तो जो पंजाब का एरिया था, पंजाब के एरिया को बाइफरकेट करके हरियाणा और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ बनाए गए। तो उसके बाद से क्या था, अकाली दल जो कि पंजाब की एक पॉलिटिकल पार्टी है, अकाली दल द्वारा डिमांड की गई एक सेपरेट सिख होमलैंड की या पंजाबी सूबे की। तो शाह कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद तो पंजाब को कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया। जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया था उसको एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया पंजाब, और जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था उसको एक
हरियाणा की सेपरेट स्टेट बना दिया गया, और साथ ही साथ जो हिल एरिया था पंजाब एरिया का, उसको एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया। और 1971 में जो हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी थी उसको स्टेटहुड मिल गई। अब 1972 में हमें जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, उसके मैप में कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले तो जो दो यूनियन टेरिटरीज थी, यूनियन टेरिटरीज ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा, उनको स्टेटहुड दे दी गई, और साथ ही साथ एक सब स्टेट ऑफ मेघालय जो थी उसको भी स्टेटहुड दे दी गई। तो यहाँ पे 3 नई स्टेट्स की क्रिएशन हुई, और साथ ही साथ 2 नई यूनियन टेरिटरीज की क्रिएशन हुई। और वो यूनियन टेरिटरीज कौन सी थी? यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। और ओरिजिनली इस एरिया को कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो देखिए, अब इसके बाद जो इंडियन स्टेट्स का नंबर था वो इंक्रीज होकर 21 हो गया। अब इसके बाद इंडिया में देयर वर 21 स्टेट्स इन टोटल। तो जो 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1969 का, सॉरी, उसके अकॉर्डिंगली मेघालय को एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाना था विद इन द स्टेट ऑफ असम, या फिर एक सब स्टेट बनाना था विद इन द स्टेट ऑफ असम, जिसकी खुद की लेजिस्लेचर होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। कुछ इस तरह का प्रपोजल था गवर्नमेंट का। हालांकि ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन वहाँ के लोगों को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी, तो उस वजह से मेघालय को भी एक सेपरेट स्टेट बनाना पड़ा। और जो यूनियन टेरिटरीज है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की, वो भी असम के एरिया में से ही बनाई गई थी। अब हम बात करेंगे सिक्किम की। तो सिक्किम वॉज ए प्रिंसली स्टेट, और वहाँ पे रूल था चोग्याल डायनेस्टी का। तो 1947 में जब ब्रिटिश पैरामाउंसी खत्म हो गई तो सिक्किम इंडिया का एक प्रोटेक्टरेट बन गया। इसका मतलब यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्किम की डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। अब 1974 में क्या होता है कि सिक्किम अपने एक डिज़ायर एक्सप्रेस करता है इंडियन गवर्नमेंट के सामने कि वो इंडिया के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, दैट वाज 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974, जिसके अकॉर्डिंगली सिक्किम को इंडिया के एक एसोसिएट स्टेट बना दिया गया, ना कि फुल फ्लेजेड स्टेट। और इसी पर्पज़ के लिए आर्टिकल 2A इंसर्ट किया गया इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ 10th शेड्यूल भी इंसर्ट किया गया। अब 1975 में क्या हुआ कि सिक्किम में एक रेफरेंडम हुआ, और वहाँ के जो लोग थे दे वोटेड फॉर द एबोलिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चोग्याल, और साथ ही साथ वो इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट बनना चाहते थे। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, एंड दैट वाज 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, जिसके अकॉर्डिंगली सिक्किम को इंडिया की एक फुल फ्लेज्ड स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 1987 में 3 नई स्टेट्स की क्रिएशन की गई, एंड दोज वर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। तो इससे पहले ये तीनों एरियाज जो थे दे वर यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो अगर मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम को स्टेट बनाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया गया बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट, जिसको कहा जाता है मिजोरम पीस एकॉर्ड। तो अरुणाचल प्रदेश जो कि पहले यूनियन टेरिटरी थी उसको भी 1972 में स्टेटहुड दे दी गई, और साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव थी, उसमें से गोवा को सेपरेट करके गोवा को स्टेटहुड दे दी गई, और दमन एंड दीव कंटिन्यूड टू बी द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन इन द ईयर 2000 3 न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड, और वो 3 स्टेट्स क्या थी? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की टेरिटरी में से बनाया गया था सेपरेट करके, और उत्तराखंड वॉज मेड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। सिमिलरली झारखंड वॉज मेड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ बिहार। देन 2014 में एक नई स्टेट की क्रिएशन की गई, एंड दैट वाज तेलंगाना। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना वाज 29th स्टेट ऑफ आवर कंट्री, एंड इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ आंध्र प्रदेश। तो 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रीऑर्गेनाइजेशंस की गई, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी उसको बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज की स्टैब्लिशमेंट की गई। फर्स्ट वाज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड सेकंड वाज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इसके बाद से अगर हम नंबर्स की बात करें तो इसके बाद इंडियन स्टेट्स का नंबर हो गया 28, और यूनियन टेरिटरीज का नंबर हो गया 9।
देन 2019 में एक और इम्पोर्टेंट रीऑर्गेनाइजेशन हुई एंड दैट वाज दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट ऑफ 2019। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो दो यूनियन टेरिटरीज थी दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, इनको मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली हमारे पास देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हमारी प्रेजेंट स्टेट्स हैं और प्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आप इनके नाम और इनकी कैपिटल्स के नाम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि उस पे से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अभी तक हमने पढ़ा कि इंडियन टेरिटरीज के एरिया को किस तरह से चेंज किया गया और कब चेंज किया गया। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि इंडियन टेरिटरीज के नाम को भी चेंज किया गया है, और वो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है कि किस ईयर में इंडिया की कौन सी टेरिटरी के नाम को चेंज किया गया था। तो सबसे पहले तो यूनाइटेड प्रोविंस जो थी उसको रीनेम किया गया एज उत्तर प्रदेश इन द ईयर 1950। सिमिलरली in 1969 Madras was renamed as Tamil Nadu. In 1973 Mysore was renamed as Karnataka. तो इसी तरह से आप ये सारी लिस्ट को अच्छे से पढ़ के जाइए, रिवाइज करके जाइए, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिए थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा था द टर्म टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ऑल द इंडियन स्टेट्स, ऑल द यूनियन टेरिटरीज, एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो जो टर्म है टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें ये तीनों चीज़ें ही आ जाएंगी, इंडियन स्टेट्स, इंडियन यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरीज ऑल्सो। तो आपका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू फॉर्म अ न्यू स्टेट द ओपिनियन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अगर एक नई स्टेट बनानी है तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका डिसीजन प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा। तो देखिए अगर स्टेट बनानी है तो उसमें स्टेट का कोई से नहीं रहता, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि स्टेट अपनी इंटरनल बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज कर सकती है बट स्टेट को एज ए होल वो रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। और साथ ही साथ अगर वो कोई सजेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो वो डिसीजन उन पर बाइंडिंग नहीं रहता है। तो दिस इज ट्रू। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज to form a new state, the opinion of the state legislature is binding on the president. This is contradictory statement to statement 1 and this is wrong. To form a new state, the bill needs to be passed by the parliament by a simple majority. अगर एक स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है, एक नई स्टेट बनानी है, तो उसके लिए जो बिल पास करवाना है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होगा। दिस इज ट्रू। And to form a new state, bill needs to be passed by a special majority. This is wrong. And your answer is B, 1 and 3 only. That's all for today's session. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या अपडेट आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।